ये बिल हमारी सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक बनाया गया है? और इसमें बिल्कुल मुझे जो एक चीज़ नज़र आती है कि आप तहफ़्फ़ुज़ देंगे ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्ग अफराद को, आप किसी को बांझपन का ताना देकर नहीं तलाक दे सकते, दूसरी शादी के लिए इस तरीके से नहीं कर सकते। आई नो बहुत सारे घरों में मसाइल होते हैं, लेकिन क्या मर्दों की साइड पर भी कोई सुनेगा बात, या बिल्कुल ये वन साइडेड? आप अगर जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखें तो आपको कुछ मसाइल जो है वो नज़र आएंगे। वो ऐसे हैं कि जिनको शायद जिसने, अब मैं नीयत पे नहीं शक कर रहा इस बिल को पेश करने वालों की, लेकिन जो हमने ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ज़रूर देखनी है। आप देखें कि किसी मर्द की या शोहर की इस हक पर कदर लगाई जा सकती है कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स ना कर सके। ये बांझपन का कैसे साबित होगा और कितना वक्त लेगा ये मामला कि इसने ये ताना देकर मुझे जो है वो डिवोर्स की है। ये देखें ना, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस कदर जो है वो अहमियत की हामिल है। हाँ। और कैसे इसको साबित किया जाएगा। क्या सिर्फ एक औरत जिसको ऐसा महसूस हुआ या जिसके ऊपर जुल्म व ज्यादती की गई है, ये औरत के लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस जगह पे जाके, कोई पोर्टल है जहाँ पर जाके उसने शिकायत दर्ज करवानी है, थाना है वहाँ पर जाके शिकायत दर्ज करवानी है, और उस अकेली की गवाही पर ये बात दर्ज हो जाएगी। देखिए ना, कंप्लेन तो दर्ज हो सकती है, कंप्लेन का इशू नहीं है, लेकिन उस कंप्लेन को फिर साबित करना जो है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एक और चीज़ बड़ी यहाँ पर जो है वो हमने देखनी है कि आप देखें शेल्टर होम्स की आप बात कर रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं कि हम जो है वो घर से, अगर वो उसका ख़तरा होगा, किसी वाइफ को उसके शौहर से खतरा है, तो हम शौहर को जो है एक्सपेल कर देंगे, हम शेल्टर होम्स जो है वो बना देंगे। ऐसी कौन सी जगह आपके पास ऑलरेडी मौजूद है? कवानीन के अंदर शेल्टर होम्स आपने बना दिए हैं। फैमिली कोर्ट्स में जो एग्जीक्यूशन है, डिक्रीज जो शोहर के अगेंस्ट पास हो जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, पैसे रिकवर करने के लिए जो आपका प्रोसेस है वो कमज़ोर है। जो आपके पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं, अगर उनके साथ इसको कंपैरिजन किया जाए तो पेपर पे बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब करने की बारी आती है, ना आपके पास प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, ना साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट करने के लिए ऐसे काउंसलर्स हैं, ना आपके पास ऐसा शेल्टर होम मौजूद है जहाँ पर उनमें तमाम जो बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हो ख़वातीन के लिए वो आपके पास मौजूद है, ना कोई ऐसा सेटअप मौजूद है कि किसी को अगर डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया जाता है तो उसका मेडिकल चेकअप इतना बेहतरीन हो और उसकी रिपोर्ट इतनी स्ट्रॉन्ग हो, या उससे पहले वो जाके थाने में या हॉस्पिटल में अपनी जो सारी तमाम जो चेकअप है और बाकी कंप्लेन वगैरह उनको इन लाइन विद हर कंप्लेन जो है वो दर्ज करवा सके और वो सारी प्रिजर्व करवा सकें। ये चीज़ें आपके पास ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे सवालात नाजिश के पास भी होंगे डेफिनेटली, लेकिन एक आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ फिर आगे भी, कि इसमें एक चीज़ है, मुतासरा शख्स को एक तो यह है कि नफ्सियाती और ज़ुबानी ज़्यादती जो है उसके इल्ज़ामात जो है वो आयद करना, और फिर उसके साथ मुतासरा शख्स को जानबूझकर छोड़ देना, हिरासा करना या उसके पीछा करना भी नफ्सियाती और ज़ुबानी ज़्यादती में आएगा। ऐसे ही कुछ ओवरलैपिंग चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। हाँ। आपको याद होगा कि हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का भी कानून आया था, फिर ओवरऑल हरासमेंट ऑफ वुमेन का एक कानून आया, 509 सेक्शन ऐड की गई। ख़वातीन को काम की जगह पर या कहीं भी वो हों, उन्हें घूरना और ये सारी चीज़ें करना जो है वो जुर्म है। ये ऑलरेडी आपके पास पीपीसी में मौजूद है। अब इसको सिर्फ कन्फाइन करना कि चलें अपनी बीवी के साथ भी जो है वो अगर आप उसको घूरेंगे या आप उसको इस तरह से तंग करेंगे तो ये भी जुर्म है। ये इसको थोड़ा सा इन्होंने मजीद जो है रिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। अच्छा, मैं इस तरफ आना चाह रही हूँ कि लेट्स सपोज मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात नहीं रहते हैं, ठीक है, डिवोर्स हो जाती है, चाहे वो खुला की शक्ल में हो, जिस सूरत में, उसके बाद जो बच्चे की कस्टडी का मामला है, अब वो क्या होगा? क्या बच्चे की एक एज मुतय्यन की गई है कि उसके बाद वो अपना फैसला खुद कर सकता है, उस वक्त तक वो माँ के पास रहेगा, या फिर जो बच्चे माँ के पास ही रहना चाहते हैं खुद उनका डिसीजन होता है, बाप के पास जाना ही नहीं चाहते, उसके बारे में लॉ क्या कहता है? यहाँ पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे यहाँ अगर हम कानून को देखें तो 18 साल तक जो है वो बच्चा जो है उसको कंसिडर किया जाता है। ये भी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड जिसका मैंने जिक्र किया। इसी तरह जब हम बच्चों की गार्डियनशिप या कस्टडी का जिक्र करते हैं तो सेक्शन 25 और सेक्शन 12 जो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट इसको डील करता है, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट्स की नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं। वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ को मद्देनजर रखा गया है, वो है वेलफेयर ऑफ द माइनर। जहाँ पर बच्चे की वेलफेयर हो, चाहे वो बाप के पास है चाहे वो माँ के पास है, इसको कोर्ट कंसिडर करती है। अब ऐसी सूरत हाल में जब ये ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है, फिर वहाँ पर जो है कोर्ट उसको इन दोनों को एनालाइज करती है, जो एविडेंस उसके सामने आते हैं वहाँ। अब पेरेंट्स का आपस में झगड़ा हो तो वो अपनी जंग भी लड़ेंगे, प्लस कस्टडी का एक अलग मैटर है, अलग एक कानून जो है उसको ट्रीट करता है या डील करता है।
उसकी तरफ वो लेके जाएंगे, तो उसमें उसकी वेलफेयर ऑफ द माइनर देखा जाएगा कि जहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बच्चों के बयान की अहमियत, बच्चों की जो एज है वो 10, 11, 12 साल, उनको उनकी जो मेंटल 12 साल का बच्चा है वो अपना अच्छा बुरा थोड़ा बहुत समझने के लायक भी हो जाता है, राइट? उसको कोर्ट खुद करके उससे सवाल जवाब करके एनालाइज करती है, फिर वो करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी में आपने जो जिक्र किया था कि खुला की सूरत में या फिर डिवोर्स की शक्ल में जो खातून होती है उसको दिए गए जो तोहफे होते हैं जो शादी के टाइम पे उसको दिए जाते हैं, आया वो खातून का हक होता है या नहीं? वो अपने हस्बैंड के घर वाले वापस लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, अगर वो उसके हस्बैंड के घर वालों ने दिए हों तो क्या होगा? ठीक है, इसको ट्रीट करता है आपका फैमिली कोर्ट्स में या फैमिली लॉज में डॉरी और ब्राइडल गिफ्ट्स। बुनियादी तौर पर जो भी जहेज या भरी का सामान दिया जाता है वो खातून को तोहफा जो है समझा जाता है और वो खातून का हक है, वो शोहर या उसके खानदान वाले नहीं ले सकते, चाहे वो गोल्ड ही और जितना मर्जी चाहे हो। अगर खुला भी हो तब भी नहीं। देखिए अब यहाँ पर बात ये है कि जो डॉरी है, ब्राइडल गिफ्ट है, ये है ही हर सूरत उसके, वो उसको गिफ्ट दे दिए, ठीक उसको गिफ्ट दे दिए गए, वो उसके ही हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे होता है कि ऐसा ये बिल्कुल हमारी सोसाइटी का इशू। अब जरा एडवोकेट साहब ये भी बताइएगा कि तलाक का तरीकाकार क्या है, किस तरीके से है, और इस्लामी कानून, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किस तरीके से एक तलाक हो सकती है? देखिए इसमें क्योंकि पहले तो बहुत सारे हमारे माशरे में समझा जाता था कि मर्द ने तलाक दे दी तो बात खत्म। जी देखिए ना, एक तो ये है कि अब कानून में ये आ गया कि आपने इन राइटिंग जो है वो तलाक देनी है। अच्छा। और हाँ जी, और इसमें आप जिस यूनियन काउंसिल कंसर्न में आपका निकाह नामा दर्ज है, आपने नोटिस जो है वो उस यूनियन काउंसिल में भी भेजना है और उस खातून को भी भेजना है। और आप वो भेजते हैं, उसके बाद वो नोटिस जब जो कानूनी तरीकाकार है वो तो ये है कि आप नोटिस भेजेंगे इनको भी, फिर यूनियन काउंसिल के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो मसालियत की कोशिश करते हैं। जब उनको नोटिस मौसूल हो जाता है तो वो दोनों पार्टीज़ को उनको खुद बुलाते हैं इन पर्सन या उनके नुमाइंदे जो है वो पेश होते हैं और उसके बाद जो है वो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अगर ना उनका मसला हल हो तो फिर उसके बाद वो दूसरी तलाक का नोटिस जाता है, फिर उसके बाद तीसरी और 3 तलाक जब कंप्लीट हो जाती हैं और कंसिलिएशन का प्रोसेस नहीं होता, उनका राजीनामा या मसालियत नहीं होती, तो फिर एक अल्टीमेटली तलाक मौसर सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल जो है वो जारी करती है। ये कानूनी तरीकाकार है जो यहाँ पर जिस पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी कुछ ऐसे मसाइल हैं, फ़िकी मसाइल हैं, अहले तशरीह का अपना कुछ थोड़ा सा मामला है। फिर ज़बानी तलाक का आप जिक्र करें कि बहुत सारे लोगों ने ज़बानी तलाक दी होती है। जब आप खातून जो है वो बाद में उसको राज़ी करने की कोशिश करते हैं, वो कहती है नहीं कि मुझे ज़बानी तलाक हो चुकी है, लेकिन उसको जो पेपर जो है, चूँकि कानून अब तस्लीम करता है कि तलाक मौसर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पेपर उसको नहीं मिलता, तो फिर उसको अल्टीमेटली बाज़ों का हमने देखा है कि खुला के लिए जो है जाना पड़ता है उसको कोर्ट के लिए। खुला के क्या मामला हैं? रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो बेसिकली उसके ज़रिए कोर्ट के ज़रिए की जाती है। वहाँ पर खातून जो है उसके पास मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं, उसमें कानून में मौजूद है, उनमें से किसी ग्राउंड के तहत वो जाके अपनी एप्लीकेशन फाइल करती है, प्लेंट फाइल करती है, उसमें फिर कोर्ट जो है वो उसकी स्टेटमेंट लेती है। तो गोया इस बिल से हमें ये मालूम पड़ा कि जो तलाक है वो बाहमी मुशावरत से हो सकती है। जैसे और उसके अलावा जो है वो मर्द अगर धमकाने के लिए इसको इस्तेमाल करें या वैसे वो तलाक दे तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखिए तलाक मर्द का हक है, शरई हक है, वो दे सकता है। हाँ। लेकिन धमकी के कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और ये कर दूंगा और उसके ज़रिए कुछ से जो है वो फ़ायदे उठाए या उसको परेशान करे या हरासा करे या तंग करे, ये जायज़ नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इस बिल में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले नहीं थी? जैसे कि अब आया है कि खातून को आप घूर भी नहीं सकते हैं, राइट? अपनी आपकी बेशक अहलिया हो लेकिन आप उसे घूर भी नहीं सकते, ये इससे पहले नहीं था। ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इससे पहले नहीं लागू होती थी अब लागू होंगी? लेकिन इस तरह से फिजिकल अब्यूज़ का जिक्र किया जा रहा है या इमोशनल अब्यूज़ का जिक्र किया जा रहा है, नफ्सियाती तौर पर या जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली जो है वो लोगों को या फाइनेंशियली ख़वातीन को जो है डिस्टर्ब किया जाता था। इसी तरह अगर पाबंद किया जाता था कि आपने मियाँ बीवी के साथ या जॉइंट फैमिली में रहना है, तो उस सूरत में किसी को फोर्स, हमारा शरिया भी नहीं कहता ना कि मतलब आपने जॉइंट सिस्टम में रहना ही रहना है, राइट? कानून में पहली मर्तबा इन चीज़ों को जो है वो सामने लेकर आए हैं इस कानून के जरिए कि अगर खातून जो है वो रहना नहीं चाहती तो फिर उसको आप ज़बरदस्ती वहाँ पर रख नहीं सकते। इसी तरह आप अगर एक घर में रह के, मैं खुद अक्सर कई केसेज ऐसे देखे हैं कि जिसमें आप खातून जो है वो 4 बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ रह रही है और मर्द जो है वो अगर दूसरी शादी उसने कर लिया या उसके साथ मामला होता है तो वो उसको घर से निकाल देता है, उस औरत के पास कोई शेल्टर नहीं होता। तो अब ऐसी सूरत में वो इसके जरिए ये फायदा उठा सकती है कि वो एप्लीकेशन देगी कि मुझे इस घर से ना निकाला जाए, मेरी बच्चियों को यहाँ से ना निकाला जाए, इससे मुझे खतरा है या मेरी बच्चियों को जान से खतरा है, तो फिर कोर्ट जो है वो उस पर रेस्ट्रेंट लगा सकती है, टेलीफोन की भी पाबंदी, अदरवाइज भी कॉन्टैक्ट की पाबंदी, और फिर उस घर से उस मर्द को जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें। देखिए मर्द का बात यह है कि उसकी बीवी और बच्चों का भी तो घर है एट द सेम टाइम, उसकी बीवी बच्चे है ना, तो ये सारी चीज़ें अब कोर्ट एनालाइज करेगी। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं ज़रा दूसरी तरफ के माँ बाप जो हैं वो दोनों एक बात बोल रहे हैं, जो बच्चा है
उसको अपने माँ बाप दोनों से मसला है, उस सूरत में क्या होगा? अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है कि हम देखते हैं, देखें ये बड़ा अहम सवाल है और बड़ा ही आजकल की जो सोसाइटी और मामलात में आपको नजर आ रहा है कि बच्चा जो है, अगर आप एक पढ़े लिखे या अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के देख लें कि अगर 14-15 साल की उम्र है उसकी, उसको शऊर आना शुरू हो गया है, वो जवान हो रहा है और उसके पास इतना शऊर है कि ये दोनों गलत कर रहे हैं, इन दोनों के आपस के झगड़े में बच्चे मैंने देखे हैं जो मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम देखते हैं, मैंने कन्वेंशन का या ट्रीटीज का जिक्र बेसिकली इसलिए किया था कि हम एक सोसाइटी तो ऐसी चाह रहे हैं, यहाँ पर इस्लाम भी हमें ये कहता है, हमारे इंटरनेशनल कवानीन भी हमें कहते हैं, हमारे लोकल कवानीन भी हमें ये कहते हैं कि हमने एक अच्छा एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें या ऑन ग्राउंड जो फील्ड में हम सूरत हाल देखें तो वो बड़ी जो है वो दुश्वार गुजार है। अब ये एक नया एक ट्रेंड जो है वो शुरू होगा, कहीं को बच्चा जाएगा अपने पेरेंट्स के खिलाफ कंप्लेन लेके, उसमें फिर देखेंगे कि क्या स्टेट के पास ऐसी सारी चीज़ें मौजूद हैं कि प्रोडक्टिव